और आउटले ऑफ द प्लांट इज ₹4,000 करोड़। तो टोटल जो कैपिटल लगा है वो 4,000 करोड़ का लगा है, ऐसा आपको बताया गया है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स फेयर वैल्यू। Some of the features of PPA are state government has agreed to purchase 600 megawatt generated by unit 1। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट के साथ परचेज पावर एग्रीमेंट हुआ है, पहले ये बात समझ लेना। ठीक है, 600 मेगावाट वहां पे प्रोड्यूस होता है। द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज 10 years। द टैरिफ डिसाइडेड इज एज अंडर। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन हमारे लास्ट वीडियो के अंदर किया था, मैं वापस कैलकुलेशन करूंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा फ्रेश कैलकुलेशन देखने वाले हैं। 1 megawatt is equal to 1000 kilowatt and plant operates 24 hours a day, 365 days in a year. Capacity charges are payable at 85% capacity, 85% capacity, irrespective of actual units consumed. Incentive is payable and availability of plant beyond 85% and penalty is recoverable at 85% below 85%। तो क्या एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट ये है कि देखो 600 मेगावाट का आपका प्लांट है, मिनिमम 85% आपको देना ही है, मिनिमम 85% हम लोग आपसे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, मिनिमम 85% हम आपसे कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तो 85% अगर हम निकालते हैं 600 मेगावाट का, तो 600 मेगावाट का 85% होता है 510 मेगावाट, 510 मेगावाट। कुछ भी हो इतना उनको देना ही पड़ेगा, यानी इतने के हिसाब से उन्होंने, गवर्नमेंट आपसे आज ये पावर खरीद रही है, कोई रीजन से खरीद रही होगी, कोई प्लांट होगा उनका मैन्युफैक्चरिंग का, उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट ही 510 मेगावाट होगा, इसीलिए उन्होंने 85% की बात की है। देखो पैसे पूरे देने की बात हो रही है, पर मिनिमम 85% की बात हो रही है। अगर आपने उसके नीचे दिया तो पेनल्टी, आप उसके नीचे गए तो पेनल्टी, और अगर आप उसके ऊपर गए, अगर आप उसके ऊपर गए तो इंसेंटिव भी मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? केस स्टडी अज्यूम्स एग्जैक्टली 85%। इस केस स्टडी में हम लोग एग्जैक्ट 85% के साथ चलेंगे। तो उन्होंने आपको बताया है 1 मेगावाट 1000 किलोवाट होता है, 24 घंटे प्लांट चलता है, 365 दिन, यानी 1000 के डब्ल्यू इंटू 24 आवर्स इंटू 365 डेज अ ईयर, इतना अपना पूरा का पूरा फंडा बनता है ये। ग्लोबल लिमिटेड हैज बीन ग्रांटेड अ 15-year लाइसेंस टू एक्सट्रैक्ट कोल। खैर यहाँ से अगली कहानी शुरू हो गई। तो कंसेप्ट फाइनेंस लीज का है, ये पिछले वीडियो में कवर किया था, सिर्फ फाइनेंस लीज है ये बात मैं आपको नहीं बता रहा, कैलकुलेशन वाला पार्ट हम इस वीडियो में देख रहे हैं। फाइनेंस लीज क्यों है, सिर्फ ये वाला पार्ट पिछले वीडियो में। ये फाइनेंस लीज का कैलकुलेशन कैसे होगा ये इस वीडियो में देखेंगे। हम क्या करेंगे, हर साल का, आने वाले 10 साल का, ये जितने भी आपके एनर्जी चार्जेस है इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 600 मेगावाट इंटू 1000 किलोवाट इंटू 24 hours a day into 365 days a year। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, ये लाइव सेशन है, ठीक है, आप लोग अपने डाउट्स वगैरह भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। इनटू योर कैपेसिटी चार्जेस, इनटू योर कैपेसिटी चार्जेस, एक बार पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। वहां पे आपको क्या बोला गया है, स्टेट गवर्नमेंट विल परचेज 600 मेगावाट, टर्म इज फॉर 10 years, टैरिफ डिसाइडेड इज एज अंडर। ठीक है, कैपेसिटी चार्जेस आर पेबल एट 85% इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम। ठीक है, 85% पे ही पे होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूनिट्स कंज्यूम्ड। तो हम कैपेसिटी चार्जेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, कौन से, पूरे 10 सालों के लिए, पूरे 10 सालों के लिए। मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा, कॉपी में आप नहीं लिख रहे हैं, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हर केस में ये 600 इंटू 1000 इंटू 24 इंटू 365 होगा इंटू 85%, पूरे हर 10 केसेस के अंदर। ठीक है, चलिए मैं एक बार का फिगर्स इन लैक्स बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि फिगर्स बहुत बड़े आ रहे हैं। 49143.6। ठीक है, कुछ भी आप लोगों को लगा कि नहीं सर ये कैलकुलेशन बराबर नहीं है या कुछ तो इशू है उसके अंदर में, तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आने वाले 5 साल तक का फिगर यही है, एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, इंस्टीट्यूट के आंसर में भी देख लीजिएगा यही है क्या, अपन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है,
34,847.28 देख लीजिए एक बार, यही फिगर्स आ रहे हैं क्या आप लोगों को? और इसके बाद में हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट दिया होगा, टर्म लोन कैरीड इंटरेस्ट ऑफ 12%, सो आई थिंक 12% का ही रेट रहेगा। यस, हाँ भाई, आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है? आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए मैं यहाँ पे पीवी फैक्टर्स लिख देता हूँ, 8, 9, 2, 8। हाँ भाई, तो ये हो गए आपके पीवी फैक्टर्स। हम क्या करेंगे, सिंपली इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद में फाइनली हम लोगों का जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू पे आप अपना फाइनेंस लीज के अंदर में एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फाइनेंस लीज के अंदर में एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। दिस इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्लोबल लिमिटेड। ठीक है, और सेम ऐसा ही कहानी गवर्नमेंट की तरफ से रहेगा, वो लोग राइट टू यूज एसेट दिखाएंगे विद लाइबिलिटी। चलिए एक बार का कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम लोग। पहले 5 का जो आ रहा है टोटल, वो आ रहा है 1,7, 7,151.67, और अगले 5 का 7,1,278.26। 24,842.9.93 कुछ इतना टोटल आएगा। अगर हम ग्लोबल लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो वो लिखेगा लीज रिसीवेबल डेबिट, लीज रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट या टू एसेट, एसेट को अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज कर रहा है 24,842.9.93। अब पावर प्लांट का एग्जैक्ट कैरिंग अमाउंट तो हमको नहीं पता, इसीलिए मैं उस पार्ट को इग्नोर कर रहा हूँ। दूसरा तरीका रहेगा इसको लिखने का आपका, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट, राइट टू यूज एसेट डेबिट, राइट टू यूज एसेट डेबिट 24,842.9.93 टू लीज लायबिलिटी। जो एनर्जी चार्जेस है वो यहाँ पे क्यों नहीं इंक्लूड किए गए? एनर्जी चार्जेस का जो पॉइंट है वो एक्चुअली क्या है, वो वेरिएबल चार्जेस है, जितना एनर्जी कंज्यूम होगा उसके बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो भी होती है वो सारी की सारी आपके लीजेस का पार्ट नहीं होती। वेरिएबल चार्जेस जब जब जैसे जैसे चार्ज लगाए जाते हैं वैसे वैसे उसका इनकम लेसर के लिए, एक्सपेंस लेसी के लिए बुक किया जाता है। ठीक है,
कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा। वेरी गुड, आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये यहां पे दिख रहा है। वेरी गुड, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बीच में एक्चुअली एक मैथ्स का चैप्टर गलती से ऐड हो गया है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई नहीं। कमिंग डाउन, कुछ भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लीजिएगा फट से, कुछ भी डाउट होगा इस कंसेप्ट में तो। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन अपने बचे हैं, फटाफट हो जाएंगे और नवंबर 19 एग्जाम पेपर हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबल लिमिटेड एंड लोकल लिमिटेड, ऑल्सो कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल लिमिटेड एंड अदर 2 शेयर होल्डर्स। मैं अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ, साथ साथ में कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस समय क्या है। Since Global Limited is considering acquisition of New Start Limited, they need your advice on whether it fulfills the criteria of business combinations. चलिए, so coming back, ये देखिए, Global Limited has granted 15-year license to extract coal from the mine situated in a remote location. At the end of the term, Global Limited has to carry out certain prescribed activities in order to restore the ecological plant. देखिए, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट है डीकमीशनिंग का। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं अपने पास डीकमीशनिंग का, कि एंड में जो भी रिस्टोरेशन कॉस्ट लगती है वो भी आपके इस माइन के कॉस्ट का पार्ट बनेगी। इन शॉर्ट मैं इसको बोलता हूँ स्ट्रिपिंग कॉस्ट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में पीपीपी में एंड में एक स्ट्रिपिंग कॉस्ट का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ इतना सा एक लाइन दिया हुआ था इसमें, तो सिर्फ वो एक स्ट्रिपिंग कॉस्ट है, उतना सा बात ध्यान रखेंगे। हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर वापस से आते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें यहां डेटा दिया हुआ है। CFO has informed you that company is in talks with specific target companies individuals in order to complement their operations. अपने operations को expand करने के लिए कुछ नए लोगों से बातचीत चालू है। One of the key areas for focus is to bring fresh thinking by buying one startup and research organization, buying out certain startups and research organizations in the infrastructure and power sector. It has identified New Start Limited. तो ये हमारा जो 4.8 वाला था, लास्ट वाला क्वेश्चन था, वो न्यू स्टार्ट लिमिटेड के बारे में था, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, which is primarily into research development. New Start Limited has not yet sold any customer to any customers and therefore has not generated any revenue. Revenue अभी तक जनरेट नहीं किया, कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया अभी तक के कुछ भी सेल नहीं हुआ है। However, believes that New Start Limited has the right technology. उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये बात ध्यान में रखेंगे। डेडिकेटेड वर्कफोर्स भी है उनके पास, that is qualified in this field. बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103। वो बोलता है कि ये स्टैंडर्ड तभी लगेगा जब बिजनेस को अक्वायर किया जा रहा है। अगर ये बिजनेस नहीं है तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। जैसे कि अगर ऐसा लगता है कि आपने कोई एसेट ही अक्वायर किया है, कोई एंटिटी है, उनकी सिर्फ फैक्ट्री अक्वायर कर लिया आपने, तो वो बिजनेस नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गया। पर जब आपने एक चलता हुआ बिजनेस जो रेवेन्यू जनरेट करता है या कर सकता है, ऐसी चीज को आपने अगर अक्वायर किया है तो उसे बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, यानी वो 103 में कवर होगा। आपको क्या लगता है, पहले आप अपना ओपिनियन दीजिए, फिर मैं मेरे बारे में मतलब मैं बताऊंगा यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट वाइज। आपको क्या लगता है, क्या इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन लगना चाहिए? स्टार्ट लिमिटेड ने बोला कि अब तक कुछ भी बेचा नहीं है क्योंकि अभी तक ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, पर उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास डेडिकेटेड वर्कफोर्स है। सिर्फ ये 3 बातें बोली गई है। इन 3 बातों के बेसिस पे आपको क्या लगता है, यस या नो में जवाब दीजिए। यस ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है अगर आपको यस लगता है, नो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है अगर आपको नहीं लगता। तो बताइए आपका ओपिनियन दीजिए, यस या नो। बोलिए यस या नो। आप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ज्यादा क्या होगा, हम आप बोलोगे सर हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा। अरे नहीं पढ़ा, पर आप सीए फाइनल में हैं। एक लॉजिक लगाइए, आपको क्या लगता है ये 3 बातों से कि क्या ये बिजनेस है? नहीं है, बिजनेस नहीं है। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं 103 पे। 103 क्या बोलता है? 103 बोलता है, 103 आपको बोलता है, एक तो होता है इनपुट, ठीक है, एक होता है प्रोसेस। इन दोनों से मिलके बनता है आउटपुट। आपके पास इनपुट होना चाहिए, आपके पास प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब इनपुट का मतलब ये होता है आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। इनपुट का मतलब होता है आपके पास मशीनरी होनी चाहिए। इनपुट का मतलब ये होता है कि आपके पास
हर चीज, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई टेक्नोलॉजिकल राइट्स है तो टेक्नोलॉजिकल राइट्स वगैरह सब लिए हुए हैं, दैट इज इनपुट। इनपुट समझ गए? प्रोसेस मतलब उसको रन कैसे करेंगे, एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स उसको रन करेगा। आपको पूरा का पूरा तरीका पता है कि काम कैसे होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेबर कब कब रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेगी, लेबर को पता है। कन्वर्ट होने के बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट को वेयरहाउस में कैसे ले जाया जाता है। परचेस मैनेजर कब कब परचेस करता है, कैसे परचेस मैनेजर को बताया जाता है कि उसे परचेस करना है। जो सेल मैनेजर है वो सेल मैनेजर प्रोडक्ट अवेलेबल है उसके बेसिस पे सेल ऑर्डर लेता है। सेल ऑर्डर आया तो कैसे, कोई बंदा आया तो वेयरहाउस से उसको माल कैसे दिया जाएगा, उससे पैसों की रिकवरी कैसे की जाएगी, ये पूरा का पूरा हो गया प्रोसेस। ठीक है। और आउटपुट मतलब ऑब्वियसली सेल। तो ये तीनों चीजें होती है तो फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन बनता है। लेट्स कंसिडर अ स्मॉल एग्जांपल जिसके बेसिस पे ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोगों को नॉर्मली समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये चीज रोज अपने दूर दराज में देखते रहते हैं। एक रेस्टोरेंट है, आपके दोस्त ने बोला कि यार मेरे को एक रेस्टोरेंट शुरू करना है। उसने जगह ले ली, अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसने रेडी कर दिया पूरा का पूरा, यानी उसने सब टेबल डेस्क बेंच वगैरह सब लगा दी। उसने शेफ को लेके आया, शेफ को सारी आइटम्स आती है, उसने मेनू कार्ड बना दिया है, शेफ को सारी की सारी आइटम बनानी आती है। वो जो आपका ये होता है वेटर, वो वेटर भी लेके आ गया है, रिक्रूट कर लिया है, उनको पता है हर एक जन का जो टेबल है वो डेडिकेटेड है। आपको अगर पता होगा रेस्टोरेंट टेबल वाइज चलता है, तो जैसे अगर आपके इसमें 4 टेबल है, 2 टेबल एक वेटर देख रहा है, 2 टेबल दूसरा वेटर देख रहा है। उन लोगों को पूरा का पूरा बता दिया गया, उनको पता है उनको ये काम कैसे करना है, उनको पूरी की पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी गई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है। अब आपको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा, आपने उसको बोला यार तू ये बिजनेस शुरू, यानी बस इनॉग्रेशन की डेट अगले ही दिन है, उसने बोला तू यार ये बिजनेस शुरू करने वाला है, एक काम करना, ये बिजनेस मेरे को बेच दे, एक काम कर ये बिजनेस मेरे को बेच दे। उसने ऐसा बोल दिया आपको, यानी आपने ऐसा बोल दिया उसको और वो मान गया। अब आप मुझे बताओ, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, रेस्टोरेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है, या आपने रेस्टोरेंट बिजनेस खरीदा है? बताइए, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है या आपने रेस्टोरेंट बिजनेस खरीदा है? इसी का दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है कि उसने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ली थी, इनॉग्रेशन 2 दिन बाद है, सारा शेफ फाइनल हो गया, वेटर वगैरह सब फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, एक दिन पहले आपने सामने वाले को बोला भैया तेरा बिजनेस मेरे को बेच दे। आपने बिजनेस खरीदा है या आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है? जरा बताइए अपना ओपिनियन, या तो बी लिखिए या पी लिखिए। अगर आपने बिजनेस खरीदा है तो बी लिखिए, अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा है तो पी लिखिए। बताइए आपका ओपिनियन क्या है, आपको क्या लगता है आपने क्या खरीदा है? बताइए बताइए, डेफिनेशन समझ जाना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, बिजनेस, वेरी गुड। यही बात यहां भी है, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो आप लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर में नहीं देखते। यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ भी थियरी में ऐसा कुछ अनोखा नहीं बता रहा है आप लोगों को जिसका लॉजिक ऑल टुगेदर अलग है। वही लॉजिक है जो अपने डेली लाइफ में आप लोग देखते हैं, यहां भी वही हुआ। टेक्नोलॉजी थी, डेडिकेटेड वर्कफोर्स है, सब चीजें तैयार है, बस आउटपुट नहीं है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 आपको एक बात बोलता है, ठीक है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 आपको एक बात बोलता है कि जो आउटपुट होता है ना, अगर वो नहीं भी हुआ पर निकालने की ताकत है, मतलब कैपेबिलिटी है कि आउटपुट निकाला जा सकता है, तो ये बिजनेस है। आउटपुट का होना कंपलसरी नहीं है, पर आउटपुट निकाला जा सकता है, अगर ये कैपेबिलिटी है तो चलेगा। कस्टमर है नहीं पर कस्टमर आ जाएंगे तो भी आपने बिजनेस खरीदा है। दिस इज बिजनेस कॉम्बिनेशन। समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बहुत शॉर्ट में मैंने कंसाइज में कोशिश की है इस बात को समझाने की आप लोगों को। ठीक है, सो यस दिस इज अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको क्या लगता है, यस या नो एक बार बता दीजिए, मतलब समझ गया कि नहीं समझ गया, ये यस या नो बता देना, तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गया क्या? बोलो बोलो, फट से बोलो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं समझ में आया तो फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास बहुत एग्जाम्पल्स है। बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, वन मोर थिंग बिफोर आई फॉरगेट, मैं 22 को लेने वाला हूं डाउट सेशन। पर ये डाउट सेशन कैसा रहेगा? ये डाउट सेशन ऐसा नहीं है कि आप लाइव आए, आपने मेरे को डाउट पूछ लिया, मुझे डाउट पहले से व्हाट्सअप कर दीजिए आपका। और डाउट ऐसा नहीं चाहिए कि सर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 पूरा पढ़ा दीजिए, ऐसा डाउट मत भेजिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल में, सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल पे स्टिक टू रहिएगा। पेज नंबर लिख के मुझे भेज दीजिए कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में हमको डाउट है। ठीक है, ये सारे के सारे डाउट्स मैं आपको प्री इंटीमेट कर दूंगा, यानी 22 की लाइव क्लास में वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है वहां लिखा रहेगा हम क्या क्या डाउट्स को कवर करने वाले हैं। वो सारे के सारे डाउट्स वो 1 आवर सेशन में मैं पूरे के पूरे कवर करूंगा।
आपको व्हाट्सअप करना है स्पेसिफिकली मुझे आपके डाउट कौन से रहेंगे ऑन मोबाइल नंबर 8600364185, ठीक है। एक बार हमारे वो डाउट्स हो गए, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स रहेंगे जो स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं, मैं उनको भी कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते में एक सेशन में आप लोगों का ऐसा डाउट से रिलेटेड ले लूं, ठीक है। तो फिलहाल 22 जुलाई मुझे एडवांस में भेज दीजिएगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकूं कि क्या क्या डाउट्स को कवर करने हैं हम लोगों को। So moving ahead, coming down back to the next one, Global Limited owns 25%, ठीक है, 25%, ध्यान रखिए, वोटिंग राइट्स ऑफ लोकल लिमिटेड, 25% ऑफ लोकल लिमिटेड, entitled to appoint one director of the board which consists of 5 members, 5 में से एक मेंबर यानी 20% रफली आपके पास अपॉइंटिंग राइट्स है। 75% are held by two entities who are entitled to appoint 2 directors each, जो बचे हुए 75% है वो बाकी के 2 डायरेक्टर्स के पास है। Decisions can be made by a quorum of 4 directors, कोई भी डिसीजन लेना है तो 4 डायरेक्टर्स अपना quorum बना के ले सकते हैं। And majority of those present in the board meeting, quite often other shareholders call board meeting, other यानी अपना ये जो 1 है ग्लोबल का, इसके अलावा बाकी के जो 4 हैं वो बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं इन शॉर्ट नोटिस एंड मेक द डिसीजन। एब्सेंस में डिसीजन भी ले लेते हैं, अपना खुद का डिसीजन भी वो लोग ले लेते हैं ऑफ ग्लोबल लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव इन एब्सेंस ऑफ, आपके एब्सेंस में भी। ऑल्दो ग्लोबल लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ग्लोबल लिमिटेड ने बोला भाई तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो, बट नो इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया। On the rare occasion of Global Limited representative attends the board meeting of Local Limited, his suggestions in the agenda are ignored. वो कुछ सजेशन देता है बोर्ड मीटिंग में तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। एंड एनी कंसर्न्स रेज्ड आर अपोज्ड, वो जो भी अपने कंसर्न्स लाता है वो अपोज किया जाता है। कंसेप्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स का। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स के अंदर में क्या होता है, अगर आपके पास किसी एंटिटी के 20% या 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स है और मिनिमम 20% ऑफ द की रिप्रेजेंटेटिव्स, जैसे इस एग्जांपल में डायरेक्टर्स अगर अपॉइंट करने के राइट्स है तो आपकी एसोसिएट हो जाती है, आपकी एसोसिएट हो जाती है। ये पहला पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, अगर आपके पास 20% से कम है वोटिंग राइट या डायरेक्टर अपॉइंटिंग राइट्स, पर ऐसा दिख रहा है कि आप सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैरी आउट कर सकते हैं, मतलब आपकी बातें सुनी जाती है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, तो भी ये आपकी एसोसिएट होगी, समझ गए, तो भी इसको हम लोग आपकी एसोसिएट बोलेंगे। दूसरा वाला पॉइंट जो वहां पे दिया गया है वो ये बोला गया है, हो सकता है आपके पास 20% से ज्यादा राइट्स हो, 20% से ज्यादा इस एग्जांपल में, पर कोई आपकी बात सुनता नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, यानी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस एक्सेप्शनल केस को बोल देंगे कि ये आपकी एसोसिएट नहीं है। मतलब ऐसा फ्लैट रूल नहीं बनाया गया, एक थियोरेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है कि 20% से ऊपर एसोसिएट बन गई, आपको दूसरे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कुछ बातें बताई गई, क्वेश्चन में बोला 25% वोटिंग राइट्स है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के राइट्स है, आपके एब्सेंस में भी डिसीजन ले लिए जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड की जाती, आपने अगर मीटिंग अटेंड किया है तो आपकी बातें इग्नोर की जाती हैं और आपके कंसर्न्स को अपोज किया जाता है। इन सारी बातों के बेसिस पे बताइए ये आपका एसोसिएट है या नहीं है, यस या नो, ये आपके एसोसिएट है या नहीं है, यस या नो करके कमेंट कीजिए, यस या नो। बताइए आपके एसोसिएट है या नहीं है, यस या नो। नहीं है, ओके, वेरी गुड, नहीं है। 25% वन डायरेक्टर आपके फेवर में है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके फेवर में नहीं है, अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग आपके फेवर में नहीं है, अपोजिशन ऑफ बाय योर कंसर्न्स आपके फेवर में नहीं है। जो आपके फेवर में नहीं है वो बहुत ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली हम बोल सकते हैं कि यस यहाँ पे आपका एसोसिएट नहीं है। ये लेटेस्ट आंसर है, मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ पूरी की पूरी, हम लोगों को यही वाला फॉलो करना है। इंस्टीट्यूट लेके आई अपनी मॉड्यूल, सबसे पहले नई मॉड्यूल के अंदर में यही वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर 1, उसमें इंस्टीट्यूट ने ये बोला कि ये एसोसिएट नहीं है, विच वॉज गुड।
उसके बाद में आई बिलीव मे 19 पेपर आज हम जो सॉल्व कर रहे हैं मोस्टली वो, या उसके एक पहले वाला पेपर, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया। वहां पे इंस्टीट्यूट ने बोला इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इग्नोरेंस वगैरह है, 20% के ऊपर है, एसोसिएट तो बन गई, एसोसिएट तो बन गई। तब मैंने इंस्टीट्यूट को मेल किया था, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है आईसीआई मॉड्यूल के साथ। अब वो आईसीआई मॉड्यूल में कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता मुझे। अगर आप पेपर देखेंगे सजेस्टेड आंसर्स पेपर 1 या तो अपना यही होगा नवंबर 19 जो अभी हम सॉल्व, मई 19 या फिर उसके पहले का नवंबर 18, दो में से एक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पे आंसर ये दिया है कि आपकी एसोसिएट है, यही क्वेश्चन। पर अगर आप जीएफआरएस का भी, ये तो लेटेस्ट पेपर है, इसका आंसर देखेंगे तो इसमें अगेन इंस्टीट्यूट नहीं बोला कि एसोसिएट नहीं है। मैं भी मेरा स्टैंड यही रख रहा हूँ कि एसोसिएट नहीं है। मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी स्टोरी क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टोरी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने वो एग्जाम पेपर देखा और फिर आपने बोला सर वहां तो लिखा है कि एसोसिएट है, तो क्या कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। मेरे हिसाब से एसोसिएट नहीं है, क्योंकि आपकी एफआर की बुक में भी यही लिखा है और लॉजिकल भी है, थियरी के साथ भी मैच होता है। सो मूविंग अहेड, अब हम लोगों का पूरा जीएफआरएस का पेपर हो गया है सॉल्व, ठीक है।